द 100 ड्रेसेस के दूसरे भाग के इस शानदार विश्लेषण में सभी का स्वागत है। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि कैसे वांडा पेट्रोंस्की ने अपनी 100 ड्रेसेस की बेहतरीन ड्राइंग्स के साथ प्रतियोगिता जीत ली है। हर तरफ जश्न का माहौल है, लेकिन एक बहुत बड़ी अजीब बात है, इस जश्न में वांडा खुद कहीं नजर नहीं आ रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी के दूसरे हिस्से में गोता लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इंसानी जज्बात, अपराध बोध और सहानुभूति कैसे काम करते हैं। अब सबके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि वांडा आखिर है कहाँ। क्लास में उसकी जीत की खुशी मनाई जा रही है, बच्चे तालियां बजा रहे हैं, शोरगुल है, लेकिन पलक झपकते ही ये सारा शोर एक भारी सन्नाटे में बदल जाता है। होता क्या है कि प्रिंसिपल के ऑफिस से एक मॉनिटर मिस मैसन के लिए एक खत लेकर आता है और बस वहीं से हवा का रुख बदल जाता है। मिस मैसन उस खत को पढ़ती हैं और पूरी क्लास को एकदम शांत होने का इशारा करती हैं। साफ लग रहा था कि उस खत में कुछ बहुत ही गंभीर और शायद परेशान कर देने वाली बात लिखी है। और वो खत इस पूरी कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। ये खत किसी और ने नहीं बल्कि वांडा के पिता जन पेट्रोंस्की ने लिखा था। उन्होंने बड़े ही कड़े शब्दों में लिखा था कि वांडा और उसका भाई अब स्कूल में कभी नहीं लौटेंगे। वे लोग एक बड़े शहर में जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां कोई भी उनके पोलिश होने का मजाक नहीं बनाएगा, कोई उन्हें पोला कहकर नहीं चढ़ाएगा और ना ही कोई उनके नाम को अजीब बताएगा, क्योंकि बड़े शहरों में तो ढेरों अजीब नाम होते हैं। जरा सोचिए, ये खत उस गहरे दर्द को खोलकर रख देता है जो वांडा का परिवार रोजमर्रा के तानों की वजह से चुपचाप सह रहा था। इस खत को सुनने के बाद क्लास का जो सन्नाटा था ना, वो और भी भारी हो गया। मिस मेसन अपना चश्मा उतारती हैं, उसे धीरे से पोंछती हैं। उनकी आवाज में अब एक अजीब सी उदासी और भारीपन है। दिलचस्प बात यह है कि वो सीधे तौर पर किसी एक बच्चे पे इल्जाम नहीं लगाती, वो इसे बस एक नासमझी और बिना सोचे समझे किया गया काम मानती हैं। उन्हें यकीन है कि किसी ने जानबूझकर वांडा का दिल नहीं दुखाया होगा, लेकिन ये चाहे जो भी हो, जो हुआ वो वाकई बहुत दुखद और शर्मिंदा करने वाला था। अब इस घटना के बाद ना मनोविज्ञान के दो बहुत ही अलग अलग पहलू सामने आते हैं। पहला पीरियड स्टडी का होता है। एक तरफ मैडी है जिसकी हालत खराब है, वो अपनी किताब पर फोकस ही नहीं कर पा रही। उसके पेट में अजीब सी हलचल है, एक ऐसा अपराध बोध जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो खुद को कोस रही है क्योंकि वो चुपचाप तमाशा देखती रही। उसने कभी पैगी को वांडा का मजाक बनाने से नहीं रोका। और दूसरी तरफ देखिए पैगी को, जो खुद को सही ठहराने में लगी है। उसका दिमाग कह रहा है कि उसने कभी वांडा को विदेशी तो नहीं कहा, ना ही सीधे उसके नाम का मजाक उड़ाया। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक ही घटना दो लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से प्रभावित करती है। अब इस भारी गिल्ट यानी अपराध बोध से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, कुछ करना। तो जैसे ही दोपहर में स्कूल की घंटी बजती है, दोनों लड़कियां अपनी गलती सुधारने के लिए निकल पड़ती हैं। पैगी खुद पहल करती है और मैडी से कहती है कि उन्हें बॉगिन्स हाइट्स जाकर वांडा को ढूंढना चाहिए। उनका सीधा सा मकसद था वांडा को यह बताना कि उसने प्रतियोगिता जीत ली है, उसकी वो 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स एकदम लाजवाब हैं और उसे ये स्कूल छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। महीना नवंबर का है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है और सड़कें एकदम नम और उदास लग रही हैं। मौसम का ये भारीपन जैसे उनके अंदर की घबराहट को ही बाहर दिखा रहा हो। वो तेज कदमों से बोगिन्स हाइट्स की तरफ बढ़ती हैं और आखिर में एक छोटे से सफेद घर के सामने पहुंचती हैं। ये घर भले ही पुराना और थोड़ा घिसा हुआ था, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा था, बिल्कुल वांडा की उस नीली ड्रेस की तरह जो हमेशा साफ तो होती थी लेकिन कभी प्रेस नहीं की गई होती थी। लेकिन वहां पहुंचकर जो निराशा हाथ लगती है वो सच में दिल तोड़ने वाली है। वो लड़कियां सामने का दरवाजा खटखटाती हैं, कोई आवाज नहीं, फिर भागकर पीछे के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। वहां भी एकदम सन्नाटा। कड़वा सच तो यही था कि पेट्रोंस्की परिवार हमेशा के लिए वो जगह छोड़ चुका था। और ये पल एक बहुत बड़ी सीख देता है कि कई बार अपनी गलतियों को सुधारने का मौका हमारे हाथ से रेत की तरफ फिसल जाता है। अब आमने सामने खड़े होकर माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। उस रात मैडी की आंखों से नींद एकदम गायब थी। वांडा, उसकी वो नीली ड्रेस और वो छोटा सा सफेद घर, बस यही सब उसके दिमाग में घूम रहा था। घंटों इसी उधेड़बुन में रहने के बाद मैडी अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और सख्त फैसला लेती है। वो खुद से कसम खाती है कि आगे से अगर उसने किसी का मजाक उड़ते देखा तो वो कभी भी चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी, फिर चाहे इसके लिए उसे पैगी जैसी पक्की दोस्त की दोस्ती क्यों न गंवानी पड़े। ये मैडी के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब चूंकि आमने सामने की माफी का मौका तो खत्म हो गया था, तो उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला। शनिवार की दोपहर को दोनों ने मिलकर वांडा को एक खत लिखा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई सीधा सीधा माफीनामा नहीं था, बल्कि दोस्तों की तरह लिखा गया एक खत था। उन्होंने उसमें वांडा की जीत की खबर दी, उसके नए शहर और नए टीचर्स के बारे में पूछा और आखिर में प्यार दिखाने के लिए ढेर सारे एक्स बना दिए। खत को बोगिन्स हाइट्स के पते पर ही पोस्ट कर दिया, इस उम्मीद में कि वहां से डाकिया उसे वांडा के नए पते पर भेज देगा। ये उनकी तरफ से दबी जुबान में मांगी गई एक गहरी माफी थी। लेकिन खत भेजने के बाद जो हुआ, या यूं कहें कि जो नहीं हुआ, वो और भी बेचैन करने वाला था। दिन हफ्तों में बदल गए। खत वापस लौटकर नहीं आया, जिसका सीधा सा मतलब था कि वो वांडा तक पहुंच तो गया है, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। इस लंबी खामोशी ने मैडी और पैगी के अंदर के अपराध बोध को और भारी कर दिया। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वांडा उनसे बहुत ज्यादा नाराज है, और देखा जाए तो उनका ऐसा सोचना लाजमी भी था। फिर धीरे धीरे समय बीता है और सर्दियों की छुट्टियां आ जाती हैं। ये क्रिसमस का वक्त है, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर है, स्कूल को क्रिसमस ट्री और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। और फिर छुट्टियों से ठीक एक दिन पहले एक ऐसा सरप्राइज मिलता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मिस मेसन के पास एक खत आता है और यह खत वांडा पेट्रोंस्की ने भेजा था। अचानक से क्लास की उस ठंडी सर्दियों वाली हवा में एक अजीब सी गर्माहट और उत्सुकता दौड़ जाती है। उस खत में जो बातें लिखी थी वो सच में असाधारण थी। वांडा ने लिखा कि उसके नए घर की अलमारी में 100 नई ड्रेसेस सजी हुई हैं, इसलिए क्लास की लड़कियां उसकी उन पुरानी 100 ड्रेसेस की ड्राइंग्स को अपने पास रख सकती हैं। पर सबसे दिलचस्प हिस्सा वो था जहां उसने खास तौर पर लिखा कि लाल रंग की सजावट वाली हरी ड्रेस पैगी को दी जाए और वो खूबसूरत नीली ड्रेस मैडी को दे दी जाए। उसने सबको मेरी क्रिसमस भी कहा। असल में ये सिर्फ एक खत नहीं था, ये वांडा की तरफ से माफ कर देने का एक बेहद खूबसूरत और बड़ा कदम था। छुट्टी के बाद दोनों लड़कियां अपनी अपनी पेंटिंग को बहुत ही हिफाजत से पकड़े हुए घर की तरफ निकलती हैं। पूरा शहर क्रिसमस की रोशनियों से जगमगा रहा है, लेकिन यहाँ उन दोनों के मन में जो चल रहा है उसमें एक बड़ा फर्क है। पैगी बहुत खुश है, उसे लग रहा है कि चलो वांडा के खत से साबित हो गया कि सब कुछ ठीक है और वो उन्हें पसंद करती है।
लेकिन मैडी के मन में अभी भी एक गहरी उदासी बैठी है। उसे पता है कि अब वो वांडा से फिर कभी नहीं मिल पाएगी और उन दोनों के बीच की जो दूरी बन गई है वो शायद कभी नहीं मिटेगी। घर पहुंचकर मैडी सीधे अपने कमरे में जाती है और उस नीली ड्रेस की पेंटिंग को अपनी दीवार पर लगा देती है। उस पेंटिंग के चमकीले रंगों से उसका फीका सा कमरा अचानक से खिल उठता है। वो बिस्तर पर बैठती है और बस उस चित्र को एकटक देखने लगती है। शुरुआत में उसका ध्यान सिर्फ उस सुंदर सी ड्रेस पर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो उसे और गौर से देखती है उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो सच में उसके होश उड़ा देती है। और यहीं पे वांडा की कला का असली जादू सामने आता है। मैडी देखती है कि उस ड्राइंग में जो चेहरा बना हुआ है वो हूबहू बिल्कुल मैडी का ही है। वांडा ने सिर्फ एक ड्रेस की ड्राइंग नहीं बनाई थी, उसने वो ड्रेस खास मैडी के लिए डिजाइन की थी। ये देखते ही मैडी भागकर पैगी के पास जाती है और उसकी हरी ड्रेस वाली पेंटिंग को देखती है। और हाँ, उसमें पैगी का चेहरा बना हुआ था। इसका मतलब वांडा ने वो 100 ड्रेसेस क्लास की लड़कियों को ध्यान में रखकर ही बनाई थी। वांडा के दिल में उनके लिए जो सच्ची भावना थी और माफ करने की जो अद्भुत क्षमता थी, उसका इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता था। ये देखकर मैडी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। और अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर रुकता है। क्या कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ी भूल हो सकती है? एक मूक दर्शक बने रहने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है, ये हमने देखा। वांडा ने तो अपने बड़े दिल से उन्हें माफ कर दिया, लेकिन सोचने वाली बात है कि क्या हर किसी को अपनी गलती सुधारने का ऐसा दूसरा मौका मिल पाता है? ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है सहानुभूति का, सही वक्त पर कदम उठाने का और बिना देर किए अपनी गलतियों को सुधारने का। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सफर जरूर इस बात पर सोचने को मजबूर कर देता है कि हमारे छोटे छोटे शब्द और काम दूसरों पर कितना गहरा असर डालते हैं।